सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने की आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं टॉप क्लास के 90 क्वेश्चंस जो आपके लिए विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा देने की, जो कि PDF पे होंगी और जो टाइप की होंगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप किए होंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो सीरीज की फ़ोटोज़ हैं या फिर गाइड की फ़ोटोज़ है उनको क्लिक करके और उनको पढ़ाना, मतलब वो तो आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है। लेकिन वो मैं इसलिए जब पढ़ाता था क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास नहीं होती थी बुक्स, तो इस वजह से मैं उसको पढ़ाता था। लेकिन अब लगभग के सभी स्टूडेंट के पास सीरीज बुक्स हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको टाइप किए हुए क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे बताऊंगा। PDF लेना आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये 90 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैंने आप सभी के लिए लेकर के आया था 160 क्वेश्चन बताया था, लेकिन 162 क्वेश्चन वहाँ पर साइंस के हो गए थे, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन साथियों ने वो PDF नहीं लिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हम लोग जो कि पहला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है साथियों कि प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। ग्रीक दार्शनिक थे दोस्तों ये अरस्तु। अगर पूछ लिया जाता है कि अरस्तु कौन थे, तो ग्रीक दार्शनिक थे, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। थियोफेस्टस हैं जो हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है साथियों, ठीक है साथियों। किसको माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। चिकित्सा विज्ञान का हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि कैरोनल लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था और इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला वंश का नाम तथा दूसरा जाति का नाम। उदाहरण के नाम पे जैसे हम लोग कह देते थे कि होमो, मनुष्य का नाम क्या है तो होमो सैपियंस है। मेढक का नाम राना टेग्रीना है। आम का नाम मैंजीफोरा इंडिका है और सरसों का ब्रासिका कम्प्रेक्टिस है, ठीक है। और ब्रासिका एस्पेसीज भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है साथियों, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न हो जाएगा कि लैमार्क द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण में जीवों को केवल 2 जगतों जंतु जगत और पादप जगत में विभाजित किया गया है। लैमार्क द्वारा वर्गीकृत किया गया है कि जो जीवों को कितने जगतों में, जंतु और पादप 2 जगतों में इसको विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बनता है कि संघ प्रोटोजोआ के जंतु सबसे सरल होते हैं और इन्हें सृष्टि के प्रथम जंतु माने जाते हैं। इनका शरीर एक कोशिकीय होता है, ठीक है साथियों। इनका शरीर जो होता है साथियों वो क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। जी हाँ साथियों, क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होते हैं ये। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा साथियों कि अमीबा एक अनिश्चित आकार वाला सूक्ष्म आकोशिकीय प्राणी है। अगर पूछ लेते हैं अमीबा क्या है, तो अमीबा एक अनिश्चित आकार वाला सूक्ष्म आकोशिकीय प्राणी है। अगला प्रश्न बनता है कि फीता कृमि या टीनिया मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला एक रोगजनक परजीवी है। जी हाँ साथियों, फीता कृमि जैसा कि मैंने आपको बताया था, फीता कृमि या टीनिया मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक रोगजनक परजीवी होता है। अगला प्रश्न होता है दोस्तों यहाँ पर कि केचुआ जो एवं जोंक जो होते हैं वो द्विलिंगी जंतु होते हैं। मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में कि जो केचुए का जो प्रजनन का समय होता है वो कब होता है, और मैंने ये भी बताया था कि जो केचुआ होता है वो द्विलिंगी होता है। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि आर्थ्रोपोडा का जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ जो है वो साथियों आर्थ्रोपोडा आता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि घोंघा, सीप आदि का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। घोंघा हो चाहे सीप हो, इनका जो वो बना होता है, खोल जो बना होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और सेम कैल्शियम कार्बोनेट का जो कछुआ होता है उसका भी खोल बना होता है। अगला प्रश्न होता है दोस्तों यहाँ पर कि घोंघा या ऑक्टोपस आदि के रक्त में हीमोग्लोबिन अनुपस्थिति होने के कारण रक्त रंगहीन होता है। जहाँ WBC पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाता है यहाँ पर कि सीपिया जैसे कुछ जंतु में हीमोसाइनिन के कारण रक्त का
रंग जो हो जाता है वो नीला होता है। जी हाँ साथियों, नीला हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है ऑक्टोपस में शैतानी मछली के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्टोपस को साथियों शैतानी मछली के नाम से भी जाना जाता है ऑक्टोपस को। अगला हो जाएगा जो अमीबा है वो प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। पेचिस नामक रोग जो होता है वो एंट अमीबा द्वारा फैलता है। जो पेचिस होने लगती है, पेचिस, ठीक है, वो कब फैलता है? एंट अमीबा की उपस्थिति में ये होता है। अगला हो जाएगा हिप्पोकैम्पस को समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। हिप्पोकैम्पस को भी समुद्री घोड़ा कहते हैं। और समुद्री घोड़ा क्या है? मत्स्य वर्ग का जंतु है। जैसा कि यह क्वेश्चन आपको पता है या आपके मॉक टेस्ट में आया था कि समुद्री घोड़ा किस कुल का है, जंतु को किस वर्ग में रखा जाएगा, तो मत्स्य वर्ग में रखा जाएगा, जैसे कि आपको बताया भी था मैंने। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मेढक उभयचर है क्योंकि यह जल स्थल चर जंतु है। यह जल स्थल चर जंतु है। जी हाँ दोस्तों, मेढक जो है वो जल में भी रहता है और स्थल पर भी निवास कर सकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों यहाँ पर कि मेढक त्वचा से श्वसन करने वाला प्राणी है। मेढक जो है त्वचा से श्वसन करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जंतुओं के विकास का सही क्रम क्या है? तो मत्स्य, उभयचर और सरीसृप, ये हो जाएंगे जंतुओं के विकास का सही क्रम। एवं पक्षी, उसके बाद क्या आ जाएगा? पक्षी भी आ जाएगा। जी हाँ साथियों, पक्षी भी आ जाएगा। उसके बाद हमारा अगला बनता है कि मानव यूथीरिया उपवर्ग का प्राणी है। मानव जो है यूथीरिया उपवर्ग का प्राणी है। अगला हो जाएगा कि कोशिका की खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। जी हाँ, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। मैंने हर एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस पीडीएफ में इंक्लूड कर दिए हैं। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ नहीं ली हैं तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ जरूर से जरूर ले लेंगे सभी साथी। और जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए, जल्दी से फटाफट से सभी साथी अपने दोस्तों के साथ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न बनता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने जो की थी वो कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है कि कोशिका जीव की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका जीव में सबसे छोटी जो होती है क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका जीव की। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी साथियों जो कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था एक मॉक टेस्ट में, साइंस के मॉक टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की पाई जाती है। अगर बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो कहाँ किसकी पाई जाती है, तो शुतुरमुर्ग अंडे की पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है साथियों कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह सेल्यूलोज का बना होता है और यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा साथियों यहाँ पर बनता है कि ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और इसके लिए यानी इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं। शक्ति केंद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दोस्तों यहाँ पर होता है कि 30 नंबर क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि रिक्तिका में एथोसाइनिन जैसे पदार्थ होते हैं जिसके कारण फूलों का रंग लाल, नीला, पीला आदि होता है रिक्तिका में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा साथियों यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले, ठीक है, बिजली ग्रह भी इसको कहते हैं। ठीक है, बिजली ग्रह की भी नाम से इसको जानते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सी शोषण का केंद्र है। ठीक है, ऑक्सी शोषण का केंद्र है। यहाँ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसी कारण इसे ऊर्जा का ग्रह मानते हैं। ऊर्जा का पावर ऑफ सेल्स जो होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, और बिजली घर से आप इसको आराम से याद कर लेंगे कि जो मनुष्य के अंदर बिजली ग्रह कहाँ पर होता है, जहाँ से हर एक कुछ चीज़ को ऊर्जा प्रदान होती है, तो वो होती है साथियों माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक है, इसी कारण से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है 32 नंबर की हरित लवक यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ परहरित होता है जिससे क्लोरोफिल भी कहते हैं। इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना भोजन बनाता है, इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर साथियों बनता है कि पत्तियों का रंग पीला
पत्तियों का रंग पीला उसमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। अगर पत्तियों का जो पीला रंग हो जाता है उसमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। पत्तियों का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि अवर्डी लवका, अवर्डी लवका या रंगहीन लवण या सॉरी लवक, अवर्डी लवका या रंगहीन लवक यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हों, जैसे जड़ों में, भूमिगत तनों में आदि में पाया जाता है। यह भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने वाला लवक होता है, भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने वाला लवक होता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है या आंसर ही डायरेक्ट बनता है कि वर्डी लवक ये रंगहीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प आदि में पाए जाते हैं। वर्डी लवक के उदाहरण टमाटर में लाइकोपिन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बिटानिन, ठीक है, ये होता है चुकंदर में। तो यही होते हैं हमारे कि वर्डी लवक के उदाहरण कुछ दिए गए यहाँ पर, टमाटर और गाजर और चुकंदर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा बनता है 36 नंबर बनता है कि हरे टमाटर व मिर्च पकने पर लाल हो जाते हैं, ऐसा क्लोरोप्लास्ट एवं क्रोमोप्लास्ट के परिवर्तन के कारण होता है, होने वाले परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है, परिवर्तन होने के कारण होता है क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण हरे मिर्च पकने पर लाल हो जाते हैं। जी हाँ साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 37 नंबर बनता है साथियों कि आलू का वह भाग जो भाग मिट्टी के सतह पर होता है वह हरा हो जाता है, क्योंकि आलू में उपस्थित ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। जो कब परिवर्तित होता है साथियों, वो परिवर्तित होता है साथियों सूर्य के प्रकाश में। जी हाँ साथियों, सूर्य के प्रकाश में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वो आलू जो थोड़ा सा जमीन के बाहर होता है, मिट्टी से बाहर होता है और उसमें सूर्य का प्रकाश लगता है तो वो आलू हरा हो जाता है। जी हाँ साथियों, क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट लवक केवल प्रकाश संश्लेषी पौधों में पाया जाता है। पर्णहरिम की परतें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर इस ऊर्जा का उपयोग जल के अणुओं को तोड़कर उनसे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अलग अलग करने में किया जाता है। जल से प्राप्त हाइड्रोजन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर भोजन बनाने की क्रिया करती है। और 39 नंबर हो जाएगा हमारा कि प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक के गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कि मानव में 23 जोड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं, मानव का 46 गुणसूत्र कहते हैं। चिंपैंजी में 24 जोड़ा होता है, ठीक है, ये 24 जोड़ा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, 48 कहते हैं। 48 गुणसूत्र होते हैं 24 में, इसी वजह से मानव से कुछ मिलते जुलते होते चिंपैंजी, ठीक है। चिंपैंजी क्या होता है कि मानव की नकल उतारते हैं, अगर जो मानव करेगा वही चिंपैंजी करेगा, ठीक है। तो मतलब गुणसूत्र पास होते हैं। और बंदर में क्या होते हैं, 21 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, 21 गुणसूत्र होते हैं, 21 जोड़ी होते हैं। अगला हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर 40 नंबर हो जाएगा कि डीएनए में आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है जिस जीन इसकी इकाई है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। अब अगला बात आता है हमारे यहाँ पर कि डीएनए आरएनए का संश्लेषण होता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। केंद्रक में भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा बनता है कि आरएनए आनुवांशिक सूचना वाहक होता है और डीएनए कोशिकाओं के समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा कि आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन को संश्लेषण करना होता है। कोशिका का ईंधन कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज को कहते हैं। जो कोशिका का ईंधन होता है वो कार्बोहाइड्रेट या जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है एटीपी, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा कि गुणसूत्र की रचना डीएनए तथा प्रोटीन से होती है। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मता इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है साथियों कि जीव द्रव्य की रचना जल और अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ द्वारा होती है। किसकी रचना, जीव द्रव्य की रचना जल। अगला हो जाएगा हमारा 50 नंबर की माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से होता है। किससे होता है, श्वसन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि पौधों में जल का परिवहन जाइलम या दारू ऊतक द्वारा होता है, ठीक है। पौधों में जल परिवहन जो होता है वो जाइलम या दारू ऊतक द्वारा होता है। और फ्लोएम क्या होता है, यानी फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में वितरित करना होता है। ये होता है फ्लोएम का कार्य। जाइलम का कार्य भी मैंने ऊपर आपको बताया, फ्लोएम का कार्य भी आप लोगों ने देख लिया,
ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम आप कभी भी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पादपों में विभाज्योतक ऊतक की उपस्थिति के कारण ही वृद्धि की क्रिया निरंतर उनके जीवन भर होती रहती है। पौधों में वृद्धि केवल कुछ निश्चित वृद्धि केंद्रों पर होती है, जो प्रायः मूल शीर्ष यानी जड़ का अग्रभाग या अग्रसिरा तथा प्रोरोह शीर्ष तने या शाखाओं के अगले सिरे पर होती है। ठीक है, ये जड़ के अगले सिरे पर और तनों के या पत्तियों के अगले सिरे पर या उसके आगे भाग पर। अगला हो जाएगा हमारे कि फ्लोएम ऊतक का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थों को एक दूसरे भागों में या दूसरे भागों में वितरित करना होता है फ्लोएम का कार्य। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि शरीर की समस्त ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों का निर्माण पेशी ऊतक से होता है और हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंतें, वृक्क आदि का निर्माण भी पेशी ऊतक से होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि तंत्रिका ऊतक ऐसी विशेष कोशिकाओं से बनता है जो शरीर में संवेदनों को अंगों से मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा कि अस्थि एवं सुदृढ़ संयोजी ऊतक है, तो अस्थि जो क्या है वो सुदृढ़ संयोजी ऊतक भी है। उसके बाद हो जाएगा कि हृदय पेशियाँ आरेखीय पेशियाँ हैं एवं अनैच्छिक भी हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 59 नंबर की रेखीय पेशियों का कार्य ऐच्छिक पेशियों का संचालन करना होता है। 60 नंबर हो जाएगा कि संदेश संवहन की मूल इकाई तंत्रिका कोशिका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको तो आप लोग रटी ही लीजिएगा। और सभी साथी पीडीएफ लेना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, सभी साथी वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त संवहन ऊतक रहित आत्मतोषी पौधे होते हैं। अगला हो जाएगा हमारा कि जड़ पौधों का अवरोही भाग जो मूलांकुर से विकसित होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा कि पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पुष्प ही होता है वो पौधों का जनन अंग होता है। अगला हो जाएगा हमारा कि पत्ती हरे रंग की होती है और इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाना होता है। अगला प्रश्न होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है साथियों। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि जलीय पौधे जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पत्ती की कोशिकाओं में जल सिरा से परासरण द्वारा एवं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? विसरण के द्वारा जाता है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा साथियों, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है कि क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं, क्लोरोफिल, ए एवं बी, कैरोटीन तथा जैंथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र भी होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि क्लोरोफिल के केंद्र में एक मैग्नीशियम का परमाणु होता है। ठीक है साथियों, क्या होता है? मैग्नीशियम का परमाणु होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि क्लोरोफिल प्रकाश की बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है 73 नंबर बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन एवं अपचयन की अभिक्रिया है। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि ऑक्सिस नामक पादप हार्मोन्स पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। यह फसलों को गिरने से बचाता है। ठीक है, यह फसलों को गिरने से भी बचाता है साथियों। अगला हमारा हो जाए कि जब जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन्स के छिड़काव द्वारा वृहद आकार के फल एवं फूलों में उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ से साथियों हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि
एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। यह फलों को पकाने में सहायता करता है। एथिलीन, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट, इससे पहले 165 वाले क्वेश्चन के सेट में 162 वाला जो था सेट, उसमें मैंने आपको बताया भी था अच्छे से। अगला हो जाएगा कि फ्लोरीजेंस नामक हार्मोन्स पत्ती में बनते हैं, लेकिन फूलों के खिलने में मदद करता है, इसीलिए इसे फूल खिलाना वाला हार्मोन्स कहते हैं। फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 78 नंबर के, संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया होता है। ठीक है, सिकोया होता है और यह एक नग्न बीजीय है। यह एक नग्न बीजीय है और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। ठीक है, इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं या नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि सबसे बड़ा फल लोडोसिन है। सबसे बड़ा जो फल है वो लोडोसिन है और इसे डबल कोकोनट भी कहते हैं। इसे डबल कोकोनट भी कहते हैं या केरल में पाया जाता है। अगला हमारा हो जाएगा कि सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल में एवं सबसे लंबे ट्राइलियम में होते हैं। सबसे छोटे गुणसूत्र जो होते हैं शैवाल में होते हैं एवं सबसे लंबे जो होते हैं ट्राइलियम में होते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। अगला हो जाएगा अफीम के पॉपी के पौधे से प्राप्त की जाती है और इसमें मोपीन होती है। ठीक है, जिसे मॉर्फिन के नाम से जानते हैं, मॉर्फिन के नाम से जानते हैं, वही होता है। अफीम जो होती है पॉपी के पौधे से प्राप्त होती है। पॉपी का पौधा मतलब जो पोस्ता कहते हैं जिसको, ठीक है, पोस्ते के पौधे से प्राप्त की जाती है और इसमें मॉर्फिन होती है। मॉर्फिन मतलब मार्फिन होती है। अगला हो जाएगा हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। जो हीरोइन होती है वो अफीम पोस्ता से प्राप्त की जाती है। अफीम पोस्ता समझ रहे हैं ना आप लोग? अफीम पोस्ता जैसे कि मैंने आप अभी को ऊपर बताया भी था। तो यहाँ पर दोस्तों जो हीरोइन होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है मार्फिन से। मार्फिन जिसे कहते हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसमें बहुत हार्ड नशा होता है। अगला हो जाएगा हमारा कि लौंग जो होती है वो फूल की कली से प्राप्त होती है। लौंग जो होती है फूल की कली से प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको, जैसे आप इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है मुंबई में, आपको पता भी होगा कि अफीम, ठीक है, ड्रग्स के मामले में इस टाइम बहुत सारा जो सिनेमा है या आप कह लीजिए बॉलीवुड जो जगत है, ठीक है, वो भी आ रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा मतलब अजीब हो गया था कि हाँ बहुत से लोग ड्रग्स का यूज़ करने लगे थे। और ये ख़राब बात भी है कि ड्रग्स का यूज़ करना, क्योंकि ड्रग्स को तो आपको पता है कि इंडिया में सप्लाई नहीं किया जाता है, लेकिन बाहर से तब भी आ जाता है। मतलब कुछ देशद्रोही लोग हैं जो बाहर से लाते हैं, मंगवाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर जांच चली, जैसा कि आपको पता भी है। उसके बाद हो जाएगा हमारा धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, खैरा रोग हो जाता है जो काला काला धान हो जाता है पूरा का पूरा। उसके बाद अगला होता है हमारा कि अफीम से हीरोइन, मार्फिन एवं स्मैक प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद तंबाकू पर पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? निकोटीन होता है, जो कि निकोटीन का थोड़ा सा मात्रा जो होती है चाय पत्ती में भी पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा निद्रा कारक दवा बर्बिट्यूरेट्स है। जो निद्रा कारक जो दवा है वो बर्बिट्यूरेट्स है। उसके बाद हो जाएगा कि ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 90 नंबर हो जाएगा कि आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मटर के पौधे का चुनाव किया था। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को जरूर से जरूर फटाफट से सभी साथी टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सभी साथी ज्वाइन करके और पीडीएफ को जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। अभी आपकी क्लास जैसे खत्म होगी उसके 5 से 10 मिनट या आधे घंटे के अंदर आपकी पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर देती है। कभी कभी भूल जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत साथी कमेंट करने लगते हैं कि सर पीडीएफ अभी इसकी नहीं आई है, तो मैं भूल जाता हूँ। अब मैं इंसान ही हूँ, भूल जाता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि मैं बाद को जैसे उनका कमेंट्स चेक करता हूँ तुरंत मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल भी सभी साथी टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करके पीडीएफ जरूर से ले लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।